हेलो स्टूडेंट। पिछली बार अपने सिविक्स का 5th नंबर चैप्टर शुरू किया था न्यायपालिका, जिसमें अपने पढ़ा था कि न्यायपालिका क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, या न्यायपालिका की अपने को जरूरत क्यों है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होती है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्या काम करती है, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, ये अपने पिछली बार पढ़ लिया था। आज अपने पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो इसमें देखो, कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आपने सोचना है कि कोई ताकतवर नेता है जिसने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों में न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। यानी भारतीय जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। उस पर किसी भी प्रकार से किसी नेता, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इनका किसी प्रकार से कोई अधिकार रोल नहीं है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। अपने को न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसका पता किससे चलता है, शक्तियों का बंटवारा जैसे कि अपने संविधान में दिया गया है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। विधायिका कौन होती है, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका कौन होती है, जो उन कानूनों को लागू करती है। ये दोनों ही न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। अदालतें जो है सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती है। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। अब देखो, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है तो न्यायपालिका है, जैसे उसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति में सरकार की जो ये शाखाएं हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनका कोई दखल नहीं हो। इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक बार कोई न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो उसको हटाना है, वो एक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है तो न्यायपालिका जो अपनी स्वतंत्रता है इसी की ताकत के आधार पर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का जो दुरुपयोग किया जाता है उस दुरुपयोग को वो रोक सकती है। और न्यायपालिका ही एक ऐसा संसाधन है जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं अपने भारत में जो अदालतें हैं उनकी संरचना कैसी होती है, यानी उनका जो संस्थागत ढांचा है वो किस प्रकार से काम करता है। देखो, हमारे देश में 3 अलग स्तर पर अदालतें होती है। अदालतें कितनी हैं? 3 अलग स्तर पर अदालतें होती है। सबसे निचले स्तर पर होती है बहुत सारी अदालतें, ठीक है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं, जो कि संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये अदालतें आमतौर पर ज़िले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य ज़िलों में बंटा होता है
और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। जो राज्य है उनका भी एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उस राज्य की जो अदालतें हैं उनके ऊपर सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। इस उच्च न्यायालय से सबसे ऊपर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें जो भी फैसले होते हैं वो दूसरी अदालतों के लिए लागू होते हैं, उनको मानना जरूरी होते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, इसका संरचनात्मक ढांचा दिखाया गया है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका संरचना एक पिरामिड जैसी लगती है। ये पिरामिड है ना, इस जैसे लगती है। नीचे चौड़ा है पिरामिड, तो यहाँ बहुत सारी अदालतें हैं। एक राज्य के अंदर जिले, जिले के अंदर तहसीलें, उन सब में अदालतें, ठीक है। दूसरा पिरामिड आ गया दूसरे नंबर पे, ये आ जाएगा उस राज्य की अदालतें आ जाएगी। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब देखो, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 3 जगह पे हुई थी 1862 में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। ये तीनों क्या थे? प्रेसिडेंसी शहर थे, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने स्थापित किए ये तीनों शहर। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन हुआ 1966 के अंदर। यानी जो अपना सुप्रीम कोर्ट बना है उससे पहले 3 उच्च न्यायालय बन चुके थे, 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, और दिल्ली में बना 1966 में। आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय है। वर्तमान समय में अपने देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा है उनका एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक साझा उच्च न्यायालय हैदराबाद में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं हैं। यानी उच्च न्यायालय है उसने अपनी एक और शाखा अपने राज्य में स्थापित कर रखी है। अब देखो, अपने पढ़ते हैं, क्या विभिन्न सत्रों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये जो अदालतें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि भारत जो है हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सारी एक होती है अंतिम में जाके। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। नीचे बहुत सारी अदालतें हैं, उनके ऊपर उच्च न्यायालय है, फिर सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय होंगे, जो डिसीजन होगा, उस डिसीजन को सबको मानना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय के डिसीजन है वो जिला अदालतें हैं उनको मानना पड़ेगा। जिला अदालत का डिसीजन है वो तहसील में जो अदालतें हैं उनको मानना पड़ेगा। ये क्या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। मान लो किसी जिले में किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना होगी और उसने न्यायालय में वाद दायर कर दिया, उसे उस न्यायालय से फैसला उसके पक्ष में नहीं आया, तो अब वो क्या करेगा? ऊपर की अदालत, जिले से ऊपर में राज्य में जो हाई कोर्ट है उसमें अपील कर देगा। अगर उसमें भी उसके खिलाफ फैसला आ जाता है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। अब इस व्यवस्था है जो अपील की व्यवस्था, इसको समझने के लिए हमें एक मुकदमे पर विचार करना पड़ेगा। यह कौन सा है? राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार, दिल्ली प्रशासन और लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। कौन है? लक्ष्मण कुमार है। इसने 20 साल की सुधा गोयल उससे विवाह किया। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। देखो, फरवरी में शादी हुई और 2 दिसंबर 1980 में इसकी डेथ हो गई सुधा की, यानी 10 महीने बाद, और वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया।
जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल से लपेटकर आग बुझाई तथा सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला, सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुना दी। अब निचली अदालत ने देखा, बयान हुए वहाँ पर पड़ोसियों के, और उनके आधार पर उसने सुधा के पति थे लक्ष्मण, उनको, उसकी सास शकुंतला को और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र, इन तीनों को दोषी करार दे दिया और तीनों को मौत की सज़ा सुना दी। फिर 3 साल बाद 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपितों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी, यानी हाई कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी इस फैसले के खिलाफ भी। ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। अब देखो, पहले पड़ोसियों ने बयान दिए निचली अदालत में, उसके आधार पर तीनों को सज़ा हुई। फिर हाई कोर्ट में तीनों ने, उसके वकील ने ये साबित कर दिया कि सुधा की मौत जो हुई है वो स्टोव जलाने के दौरान उसमें आग लगी और उससे वो जल गई, उससे उसकी मौत हो गई और ये तीनों वहाँ से बरी हो गए। 7वीं की किताब में महिला आंदोलन पर एक चित्र निबंध याद होगा आपको। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। 1980 के दशक में उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। और हाईकोर्ट ने जो फैसला आया इन तीनों के पक्ष में, जिसमें ये बरी हो गए, तो इससे देश भर की महिलाएं वो काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने कई जगह धरने, प्रदर्शन और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर कर दी। यह अपील किसने दायर की? इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। फिर 2 साल बाद 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों की तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से बिल्कुल अलग है। अभी ये फैसला, सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन उसका जेठ था सुभाष चंद्र, उसको आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये थी एकीकृत न्यायपालिका। तो आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे और आप इस चैप्टर को घर में रीड करना और इसको समझने की प्रयास करना। थैंक्स।